सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमा दोबारा सुनने के लिए भेजा था। मुतासिरा फरीक को सुने बगैर एक ही रोज में फैसला सुना दिया गया। अदालत उज़्मा के गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान रिमार्क्स। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। 22 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,950 पर ट्रेड कर रहा है। सेहत से मुतालिक पेचीदा मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। वबाई अमराज के नुकसान से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लोग पुरुम्मीद हैं कि सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। सेहत कार्ड के निजाम से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। निगरां वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का इस्लामाबाद में नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। हालिया बारिशों और भारत से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर में जिला हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद और इखराज 1,15,036 क्यूसेक। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और इखराज 1,36,632 क्यूसेक। पानी का बड़ा रेला बहावल नगर की हुदूद में दाखिल होने से दरियाई बेल्ट से मुल्हिका वसी इलाका ज़ेरियाब। कीमती फसलें तबाह। पाक फौज की सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने पर पाक फौज की बहावलपुर बहावल नगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम। पाक आर्मी की फराहम करदा तिब्बी सहूलियात से मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे मुस्तफीद हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्कूलों में तदरीसी और इंतजामी उमूर में बेहतरी लाने से मुताल्लिक इजलास। मयार तालीम की बेहतरी के लिए स्कूल्स को अपग्रेड करने का उसूली फैसला। सरकारी स्कूल्स का तदरीसी और इंतजामी मयार बेहतरीन निजी स्कूल्स के बराबर लाया जाएगा। अपग्रेड सरकारी स्कूल्स का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। मोहसिन नकवी। निगरां काबीना में बासलाहियत लोगों का इंतखाब किया गया। अच्छे, मेहनती और तजुर्बाकार लोग लिए गए। उम्मीद है कि निगरां हुकूमत मुल्क की मईशत बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। निगरां वफाकी काबीना की तश्कील पर अवामी इजहार ख्याल। कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस में मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीबकारी की गई। शरपसंद और अलायकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। वफ्द के शुरका की गुफ्तगू। पाक फौज के बदकराम रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। तस्वीर में पाक फौज के जवानों की अनथक मेहनत और जानिसारी का जज्बा आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फजाइया और मकामी केबल माहिरीन ने भी भरपूर ताउन और मदद की। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने बर वक्त बदकराम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया था। हिंदुस्तानी तलबा दुनिया भर में अपने ही मुल्क की सुबकी का बाइस। अमरीका ने 21 भारतीय तलबा को जाली वीजों की वजह से डिपोर्ट कर दिया। कार्रवाइयां अटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट्स पर की गईं। जाली वीजों और कागजात के पकड़े जाने पर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। ठट्ठा के करीब झरक के करीब वैन और ट्रक में तसादुम। 7 अफराद जाँ बहक। हादसे में 15 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों और जाँ बहक अफराद की लाशों को रेस्क्यू करके करीबी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जापान के तबाहशुदा फुकुशिमा डाइची जौहरी पावर प्लांट से बहरुल काहिल में आलूदा पानी का अखराज शुरू कर दिया। मंसूबे के खिलाफ टोक्यो और जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में मुजाहरे। चीन की जापान पर शदीद तनकीद। जापान से सी फूड की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। पानी के अखराज से माहौल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जापान।
रूस में सदर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले युगेनी प्रिगोजिन समेत 10 अफराद तैयारे हादसे में हलाक। निजी तैयारा गिरने का वाकया मॉस्को के शिमाल में पेश आया। वाकये की तहकीकात की जा रही है मॉस्को। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश। अगले 24 घंटे के दौरान खिता पोटोहार, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें दूसरे वनडे मैच में आज हरमनटोटा में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 2:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। पहला मैच पाकिस्तान ने 142 रन से अपने नाम किया। और इंग्लैंड बर्मिंघम में वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स T20 क्रिकेट। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी ब्लाइंड टीम अपने ग्रुप्स में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेटी। पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैचेस में भारत को 18 रन जबकि बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराया था। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज फिर हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नाज़रीन, तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मजीद भी इस हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। तोशाखाना केस है जिसकी समाअत आज फिर सजा मुअत्तली के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से 2 हफ्तों का वक्त मांगा गया था तैयारी के लिए, लेकिन अदालत की जानिब से वक्त देने पर इनकार कर दिया गया था। तोशाखाना फौजदारी केस है जिसमें PTI की चेयरमैन की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच केस की समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल देंगे। अदालत ने गुज़िश्ता रोज अटक जेल के हुकाम को मुलाकात की भी इजाजत दी थी। बिलाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। बिलाल, आज होने वाली समाअत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा और जो PTI के चेयरमैन है उनकी जानिब से जो सदर लतीफ़ खोसा जो एडवोकेट हैं वो अदालत में इस टाइम मौजूद हैं और पेश हो गए हैं। और यहाँ पर उनकी जो मेन जो अदालत में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो तोशाखाना फौजदारी केस में जो सज़ा सुनाई थी उसके खिलाफ अपील और उसमें जो उनकी जो उनकी जो CM फाइल की गई है सज़ा की मुअत्तली की, उस सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत होगी जिसमें सज़ा की गई है कि चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल की जाए। इस वाले से अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत का बाकायदा आगाज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल शेख, हमारे नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और आज की समाअत के हवाले से अपडेट्स दे रहे थे। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दे दी है। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात कितनी अहम है और इस आईनी नज़र से किस तरह से देखा जा सकता है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दे दी। बिल्कुल जी, आम इंतखाबात का ये मामला है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दे रखी है। यकीनी तौर पे मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर आईनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करें, मुशावरत के हवाले से सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए मुलाकात के लिए दावत दी है। इंतहाई अहम ये मुलाकात होगी। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए दावत दे रखी है। नाज़रीन, निगरान सेटअप इस वक्त जो है वो मुल्क के तमाम तर उमूर संभाले हुए है और इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार होगा आने वाले इंतखाबात के हवाले से। और इसी तनाजुर में सदर मुमलिकत ने चीफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दी है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इंतहाई अहम है। आइनी नज़र से इसको अगर देखा जाए तो इस हवाले से भी जो माहिरीन हैं ये बात कर रहे हैं कि आइनी तनाजुर में देखा जाए तो इस मुलाकात के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल होगी और सदर ममलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के दौरान आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए जो है इस मुलाकात की दावत दी है। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत का ये मामला है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस हवाले से मुलाकात की दावत दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, अच्छा ट्रेड कर रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट आज में, और इस दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 47,975 पर ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त। अच्छी खबर है। इस हवाले से ज़मीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमें मज़ीद आगाह करेंगे। ज़मीर, अच्छी खबर हम सुन रहे हैं, पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज, क्या कहेंगे आप? ज़मीर, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव हम देख रहे हैं रुझान है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह ही काफ़ी तेज़ी देखने में आई है और इस वक्त 100 इंडेक्स है तकरीबन 550 पॉइंट के इजाफे के बाद 47,950 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि कल स्टेट बैंक की जानिब से जो मार्केट ट्रेजरी बिल्स हुकूमत की जानिब से पेश किए गए थे उनकी वैल्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने में आया है, जिसकी वजह से ये अज्यूम किया जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से कि आइंदा आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें भी इंटरेस्ट रेट जो होगा वो शायद या तो स्टेगनेंट होगा या शायद कम होगा, तो उसकी वजह से मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। और ये इसका रीजन यही है कि इंटरेस्ट रेट को जो अज्यूम किया जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से कि शायद जो स्टेट बैंक की जानिब से अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी दी जाएगी अगले 3 माह के लिए उसका जो रेट है शायद वो बरकरार रखें या उससे कम करेंगे, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना जो पैसा है वो सर्कुलेट किया है मार्केट में और काफी शेयर्स का कारोबार जारी है। जी ज़मीर अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 47,950 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है तो कारोबारी बिरादरी के हवाले से ये मुस्बत इंडिकेशन आ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 47,975 पर ट्रेड कर रहा है। माहिर मईशत बाकिर अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। बाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आज तेजी का रुझान हमें नजर आ रहा है, कितनी अच्छी खबर है सर? जी देखिए, कल जो है वो डी-बुल्स का ऑप्शन हुआ है और उससे पता ये चला है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। कि इस इंटरेस्ट रेट में जो बहुत हाई है, बहुत सारे बैंक से डिस्ट्रीब्यूशन अपना उधार देने को तैयार है। सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब ये है कि यहाँ से मजीद डिस्काउंट रेट बढ़ने के जो इम्कान है वो कम। कि IMF is pushing और IMF has said discount rate स्टेबल होने चाहिए। तो ये एक वजह है कि जिस बाइक हम देखते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस उम्मीद पे कि वापस स्टॉक मार्केट में जो है वो ग्रोथ आ सकती है, इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ने के इम्कान है। इस वजह से बाइंग आई। तो खुद भी आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग आई है। ओवरऑल आप देखें मार्केट में पिछले 1.5 महीने के अंदर 9,000 पॉइंट की रैली आई है, दैट इज क्लोज टू 20%, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी साइन दैट टेल्स यू वन थिंग कि इकोनॉमी में जो आने वाली तब्दीलियां हैं, खास तौर पे जो आपकी इकोनॉमी के बॉटम आउट के करीब है। बॉटम आउट से मुराद ये यहाँ से मजीद गिरावट की गुंजाइश कम है। और जो रिसेंट हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में इजाफा देखा और इन्फ्लेशन भी कहा गया कि दोबारा से बढ़ रही है, उसके बावजूद इन्वेस्टर्स बिलीव कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है यहाँ बॉटम आउट हो गई है और आने वाली जो मजीद दिन है और जो केयर गवर्नमेंट है वो सिस्टम में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेंगे। तो कॉन्फिडेंस जब रिस्टोर होता है तो इन्वेस्टर वापस जो है मार्केट की तरफ और रिस्क एसेट क्लास की तरफ आते हैं। दैट्स द प्राइम रीजन।
सही। बाकिर साहब, अगर एक बुनियादी सा अगर सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे एक आम आदमी के लिए, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान होता है, चूंकि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नाज़रीन जो हैं वो एक छोटे इलाके से भी ताल्लुक रखते हैं, जिनको मईशत के हवाले से टर्मिनोलॉजीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। एक आम आदमी को किस तरह से हम आम अल्फाज में समझा सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जब तेजी का रुझान होता है तो उसके जहन में आता है कि हमें भी फायदा होगा? किस तरह से हम एक आम आदमी को समझा सकते हैं कि ये मईशत के लिए अच्छी खबर है? पाकिस्तान देखें कि आम आदमी स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टेड ही नहीं है। कुल मिला के 2,80,000 लोग हैं जिनके अकाउंट स्टॉक मार्केट में है, जो एक्टिव है, और जस्ट खोले हैं, उसमें भी एक्टिव इन्वेस्टर बहुत कम है। तो आम आदमी को पहले तो ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट और या ये भर में जो है इनके इन्वेस्टर बेस बहुत ज्यादा है। तो अगर मार्केट बढ़ती है तो उनको फायदा होता है। तो पाकिस्तान में पहला स्टेप होना चाहिए क्लासेस की एजुकेशन में, तो आप बच्चे को ये बताएं कि अगर आप सही। बाकिर अली साहब माहिर मैशियात हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से हमें बात कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। बाकिर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना तज्जिया दिया। अच्छा नाज़रीन, हम इससे पहले आपसे बात कर रहे थे कि सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मुलाकात के लिए दावत दी है। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात कितनी अहम है और उसे एक आइनी नुक्ते नज़र से अगर हम देखें तो उसको किस तरह से देखा जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब। उनसे भी इस हवाले से उनकी माहिराना राय लेंगे, लेकिन फिल वक्त हम आपको ये खबर देंगे कि सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में जो आम इंतखाबात हैं, निगरां जो सेटअप है, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो उसी सिलसिले में जो मुशावरत है इसको इंतहाई अहमियत दी जा रही है। अगर हम उसको आइनी नुक्ते नज़र से भी देखें, फिर उसके तमाम प्रोसेस का इनेकाद किस तरह से होगा, शेड्यूल, ये तमाम मामलात और हिदायत क्या दी जानी चाहिए, क्या उनको मद्देनज़र रखना है, इस हवाले से इस मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दी है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इंतखाबात के इनेकाद और शेड्यूल से मुतालिक भी कुछ मामलात हो सकते हैं। आइन में गुंजाइश क्या है, सदर मुमलिकत खुद से मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आइन क्या कहता है, क्योंकि निगरान सेटअप के बाद सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है कि आम इंतखाबात का इनेकाद और कायदीन को मुशावरत के इलेक्शन कमीशन में मदऊ करना। और इसी के पेश नज़र आज सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दी है और सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू होगी। आइनी नज़र से इसको किस तरह से देखा जा रहा है, ये मुलाकात कितनी अहम हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ देर में हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि मुलाकात की आइनी क्या हैसियत हो सकती है। क्या ये मुतवक्के है कि सदर मुमलिकत आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, ये शेड्यूल से मुतालिक मामलात के हवाले से बात करें, आइन इस हवाले से क्या कहता है, आइन में इसकी कितनी गुंजाइश है कि सदर मुमलिकत खुद से मुल्क में आम इंतखाबात की क्या तारीख दे सकते हैं। सियासी जमातों के कायदीन को मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन में भी मदऊ किया गया, इसमें जो पेशरफ्त है इस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर माजी में जब निगरान सेटअप आता था और आम इंतखाबात के हवाले से जो चैलेंजेस होते थे उन पर किस तरह से जो है वो पूरा उतरा जाता था, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि ज़रा आगाह कर दीजिएगा कि सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात की आइनी हैसियत क्या है और क्या सदर मुमलिकत आम इंतखाबात के इनेकाद और शेड्यूल से मुताल्लिक खास तौर पर मामलात में हिदायत दे सकते हैं? नहीं, ज़ाहिर है कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो खत लिखा है वो आइन के आर्टिकल 48 का सब सेक्शन 5 के तहत, जिसमें ये लिखा है जब असम्बली तहलील हो जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख देने के आइनी तौर पर मिजाज हैं। तो उसी हवाले से उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, इसलिए कि जो हमारा जो सेक्शन है 57 इलेक्शन एक्ट का, जिसमें ये बकायदा ये एक्ट बन चुका है कि इलेक्शन के मामलात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है और यहाँ प्रेसिडेंट की मशावरत जो है वो गैर जरूरी है। प्रेसिडेंट की मशावरत का हज़फ कर दिया है। जब प्रेसिडेंट की मशावरत इलेक्शन कमीशन के बारे में या आइंदा इलेक्शन के बारे में इसको हज़फ कर दिया गया है
تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو خط لکھا ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ غیر منطقی ہے اس لحاظ سے کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان ان سے الیکشن کے معاملے میں مشاورت کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ آئندہ کے انتخابات کے بارے میں صدر پاکستان سے مشاورت کریں۔ وہ اس لیے یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کرے گا، لیکن ان کے خط کا وضاحت کر دے گا کہ جناب آپ سیکشن 57 کے تحت یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کا شیڈول جاری کریں، اس میں صدارتی طور پر کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہم اس لحاظ سے ہم آپ سے مشاورت کرنے کے بارے میں ہم اس لیے مشاورت نہیں کر رہے کہ سیکشن 57 کے تحت آپ کے پاس مشاورت کا حق جو ہے حذف ہو چکا ہے۔ اچھا قمر دلشاد صاحب، سر یہ بھی ذرا پوائنٹس بتا دیجیے گا کہ آج سے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن میں مدعو کیا گیا ہے، آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ بہت اچھا ہے، یہ باقاعدہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ کا ہے اس میں یہ باقاعدہ تحریر ہے، لکھا ہوا ایکٹ کے اندر قانون بنا ہوا ہے کہ جب الیکشن کمیشن پاکستان جب الیکشن کے بارے میں کوئی تمام سیاسی پارٹیاں جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرے، اس میں ضابطہ اخلاق کی تیاری کا ذکر ہے کہ ضابطہ اخلاق تیار کرنا ہے، وہ بھی ان کنسلٹ جو بھی ان کی مشاورت سے، یعنی سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہی ضابطہ اخلاق تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو الیکشن پاکستان جو ہے ان کو بریف کر کے بتائے گا کہ جناب ہم نے تو 90 ڈیز کی الیکشن کی تیاری مکمل کر لی تھی، لیکن 5 اگست کی رات کو مردم شماری کے بارے میں جو گزٹ نوٹیفکیشن کر دیا، تو اب ہم آئین کے آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت حلقہ بندی کرانے کے قانونی طور پر پابند ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بھی اس کو بتایا جائے گا، اور یہی بتایا جائے گا کہ 4 مہینے میں مکمل ہوگا، 14 دسمبر ڈیٹ ہے، اور اس کے بعد انتخابی فہرستوں کا مرحلہ بھی وہ بھی قانونی ضرورت ہے، وہ بھی جو ہمارا الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 37 سے لے کر 49 تک اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب نئی حلقہ بندی مکمل ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے از سر نو نئی حلقہ بندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابی فہرست تیار کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں 3 مہینے کا عرصہ درکار ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو کو اعتماد میں لے کر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، پھر جو ان کی ریزرویشن ہوگی، جو ان کے تحفظات ہوں گے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن پاکستان اپنی کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ قمر دلشاد صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انتخابات کے حوالے سے تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ آپ کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کمیٹی میں بنا رہا ہوں اپنا چودھری طہیر الدین صاحب، آپ اس کی سربراہی کریں، کمیونٹی سے بھی لوگ لیں اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھیں، اور جو بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ میرا خیال یہ میری جو ریکمنڈیشن ہے کہ ایک کمیونٹی سینٹر جو ہے اس کو بننا چاہیے تاکہ تمام کمیونٹی کا اسی کے اندر ہو۔ میرا پنجاب حکومت نے، فیڈرل حکومت نے جو بھی متاثر خاندان کو کیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، مگر ہم ایک اجتماعی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کریں گے۔ ہم لوگ استحکام پاکستان پارٹی ہم نے نہیں بنائی، ہم تمام لوگ اس کے عہدیدار ہیں، اور ہم اس پارٹی کی طرف سے باقی تمام لوگوں کی طرف سے ہم یہاں آئے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ہم جمعیتی کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان استحکام پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین جڑاوالا میں موجود میڈیا سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حالیہ پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر ان کو افسوس ہے۔ ناظرین، پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے فروغ کے لیے علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی موجود ہیں، انہیں سے بات کر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، موجودہ صورتحال میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے جدوجہد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو متشدد گروہ ہیں یا تکفیری فتنے ہیں انہوں نے جس انداز سے نشانہ بنانا شروع کیا ہے مسلمانوں کو بھی، اور اگر آپ دیکھیں تو غیر مسلموں کو بھی، بھارت میں دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے
مسیحیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر مکالمے کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر تو بالخصوص اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی یہاں اکثریت ہے۔ بطور بڑے بھائی ہونے کے ہماری زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو غیر مسلم ہیں یہاں پر ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ ہمارا آئین اور دستور بھی یہ کہتا ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے مسلم ریاست میں جو غیر مسلم رہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی عبادت گاہیں، ان کے مقدسات کا جو ہے نہ صرف خیال کریں بلکہ ان کو تحفظ دیں۔ تو اس لیے یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، حالات کی بھی ضرورت ہے، دین کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یا گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کی یعنی اکثریتی ریاست میں غیر مسلموں پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ تو مکالمہ قرآن کریم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، لکم دینکم ولی دین، ساری آیت سورت کے بعد کہا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ پھر قرآن کریم نے دعوت دی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو ہمیں مکالمے کی ہر سطح پر جو ہے دعوت حکم دیا گیا ہے، اور بین المسالک، بین المذاہب رواداری اور مکالمہ اس کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو اگلے ہفتے میں ایک کانفرنس اور اجلاس بھی ہو رہا ہے مختلف مذاہب اور مسالک کا، وزارت مذہبی امور کے تحت وزیر اعظم پاکستان کے حکم سے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جڑا والا کے اندر تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ جس طرح پہنچے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں جو مسیحی ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوئے ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کی اکثریتی آبادی جو ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 99.999 جو ہے وہ اس ملک کے اندر امن، محبت اور رواداری چاہنے والے ہیں۔ کچھ متشدد لوگ ہیں لیکن ان کے سامنے ہمیں سرنڈر نہیں کرنا، ان کا اللہ ہدایت دے یا پھر ان کے خلاف قانون جو ہے اس کو اپنا کام کرنا ہے۔ بالکل جی، بہت شکریہ حافظ طاہر محمود اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، آپ ہم سے بات کر رہے تھے۔ ناظرین، نگراں کابینہ میں باصلاحیت لوگوں کا انتخاب کیا گیا، اچھے، محنتی اور تجربہ کار لوگ لیے گئے، امید ہے پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اس نگراں وفاقی کابینہ کی تشکیل پر عوام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ توقع ہے کہ نگراں حکومت ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ جو سلیکشن ہوئی ہے میرے خیال میں تو بہت اچھی ہوئی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ نگران حکومت جو مقرر ہوئے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہو اور اچھا پیغام لے کے آئے۔ نگران وفاقی کابینہ ہے، یہ انتہائی واقعی باصلاحیت لوگوں کو ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس بار چونکہ اچھی شہرت کے لوگ جو ہے وہ اس کابینہ میں لیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ یہ بہتری لائیں گے۔ نگران وزیر اعظم ایک اچھے آدمی کو، آنس آدمی کو بنایا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جو کابینہ بنایا ہے وہ بھی بڑے اچھے لوگوں پہ مشتمل ہے۔ امید ہے وہ اچھے کام کریں گے، اور ان کی کیبنٹ میں بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، اچھے ہیں، محنتی تجربہ کار لوگ ہیں، سابقہ آفیسر ہیں، تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ وہ سارے تجربہ کار ہیں اور بہتر ہوں گے، جو پچھلی ٹیم سے ان سے بہتر ہوں گے۔ سنا ہے کہ اچھے لوگ آئیں گے کابینہ میں اور اچھی ہاتھوں میں گورنمنٹ جائے گی، اور سب کی امید اس بات پہ ہے کہ وہ پاکستان کے حالات میں جو ہے کچھ بہتری لائیں گے۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس میں بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے اور تجربہ کار جو سیاستدانوں کو انہوں نے اس میں لایا ہے۔ نگران حکومت کو ابھی اختیارات تو دیے، امید تو یہی ہے کہ یہ کام کر سکے گی۔ کابینہ بن گئی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں، امید ہے معیشت پہ کام کریں گے۔ نگران وزیر اعظم صاحب ہیں، بہت اچھے بندے ہیں، کاکڑ صاحب بہت زبردست ٹائم ہے ملک کو سنوارنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے محدود مسائل میں رہتے ہوئے اور انہیں بروئے لاتے ہوئے ان بنیادی مسائل کو حل کر لیں گے۔ جو کابینہ کے اندر کیبنٹ میں جن بندوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بندے
टैलेंट तो है इनके अंदर। निगरान काबिनेट जो है अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए। नाज़रीन, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, इसमें निगरान हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। CNN इंटरनेशनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार हैं। सियासी जमातों को 54 दिन इंतखाबी मुहिम के लिए भी फराहम करना होते हैं। Once the census is notified, then the Election Commission of Pakistan, that's the constitutional body that holds election, needs around 4 months to conduct the delimitation. And after that, they, according to our law, they need 54 days so that different political parties could campaign. So yes, there has been a slight delay, but that's somehow according to the rules and the laws of the land. The Election Commission of Pakistan, that's the constitutional body responsible for holding elections, has already issued the timetable, the calendar, how this delimitation exercise would go on in accordance with the Constitution of Pakistan. So they are the ones who would announce a date. The current caretaker government has no role in announcing the date of the elections. निगरान वज़ीर इत्तलात ने एक सवाल पर कहा कि आर्मी एविएशन, एयरफोर्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने बटाग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े में रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाया। सूबाई हुकूमत ने तमाम चेयरलिफ्ट के तफसीली मुआयने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसा वाक़या दोबारा रुनुमा ना हो। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर मुदस्सर टीपू ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेपनाह अहमियत देते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नामज़द सफ़ीर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों और भारत से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। बहावल नगर में ज़िला हेड सलमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद और अखराज 1,15,036 क्यूसेक, जबकि हेड सलमानी पर पानी की आमद और अखराज 1,36,632 क्यूसेक है। पानी का बड़ा रिला बहावल नगर की हुदूद में दाखिल होने से दरियाई बेल्ट से मुल्हिका वसी इलाके ज़ेर-ए-आब, जबकि कीमती फसलें तबाह हो गई हैं। मंचनाबाद में इस वक्त भी दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बाबा फरीद पुल के करीब मौसा छपीतिया के हुदूद में रात गए लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बंद बांधकर आबादियों को बचाया और बर वक्त इकदामात से सैकड़ों मवेशी और हजारों एकड़ फसलें डूबने से बच गईं। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने पर पाक फौज की बहावलपुर और बहावल नगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज की तरफ से पाकपतन में सैलाब से मुतासरा आबादी के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप में क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट्स और दीगर मेडिकल स्टाफ शामिल है। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त इलाज के साथ मुफ्त राशन भी फराहम किया जा रहा है। पाक आर्मी की जानिब से मेलसी, चिश्तिया, मंचनाबाद और हेड सलमानकी में मकामी इंतजामिया के ताउन से मुतासरा इलाकों से सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मेडिकल कैंप्स में बड़ी तादाद में मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अवाम ने तिब्बी इमदाद और अद्वियात की फराहमी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। उधर दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सलमानकी पर पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, ताहम गंडा सिंह पर दरमियाने और हेड सलमानकी पर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब के दीगर दरिया और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का अखराज 1,15,000 क्यूसिक है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह कम हुई है और पानी का अखराज 1,36,000 क्यूसिक है, ताहम अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए जेलम में रसूल बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मंगला और तरबेला डैम 100% भर चुके हैं, जबकि पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है और सैलाब से मुतासरा इजला में PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 759 रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सैलाबी पानी से 85,000 एकड़ से जायद का रकबा मुतासर हुआ है। ओकाड़ा में 24 घंटे के दौरान 1230 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। सैलाबी सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, दरिया सतलुज में बहावल नगर के इलाकों में इंजनाबाद, भूकापतन और हेड इस्लाम में ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तहम पानी के बहाव में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से मंजनाबाद शहर को सैलाबी तबाही से महफूज रखने के लिए हिफाजती बंदों की मुरम्मत का काम जारी है। मजीद तफसील से आगाह करेंगे शिराज दुर्रानी। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर गुज़श्ता 3 रोज से पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। हेड पर पानी की आमद व इखराज 1,36,632 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब विहाड़ी के इलाके लुड्डन और बहावलपुर के इलाके हासिलपुर के दरमियान वाक़े हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड इस्लाम पर पानी का इखराज 1,270 क्यूसेक है और यहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मिंचनाबाद में सैलाबी पानी से दरियाई बेल्ट में तबाही का सिलसिला जारी है। बाबा फरीद पुल के करीब मौजा छपतिया की हदूद में खस्ता बंद को बरवक्त मुरम्मत करके आबादियों को महफूज बना लिया गया है। दीगर इलाकों में पानी का तेज बहाव मुतअद्दिद हिफाजती बंद तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। नुकसान काफ़ी है, फसलें सारियाँ डूब गई हैं, तो सामने ही सारी फसल नज़र आ रही है, सारी फसल डूब गई है। 7,000 से कुछ जो ज़्यादा लोगों को हमने ट्रांसपोर्टेशन भी दी है और जितना हो सके हम ये जो अभी गुज़र रहा है, रेला गुज़र रहा है, उसको देखते हुए जितने लोगों को जितना ज़्यादा हो सके हम एवैक्यूएशन की सहूलत दे रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की भी दे रहे हैं। हासिलपुर के करीब हेड इस्लाम के अतराफ में दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल होने से मुख्तलिफ आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हेड से सैलाबी पानी आगे बढ़ते हुए लोधरा और बहावलपुर की जानिब गामजन है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दरिया सतलुज में हालिया शदीद सैलाब ने बहावलपुर जिला को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। हेड इस्लाम के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस नशेबी इलाके और फसलें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। मजीद तफसील बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में देखिए। दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब ने कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर के इलाकों को शदीद मुतासिर किया है, जो कि अब बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले रहा है। इस वक्त हेड इस्लाम के मकाम पर तकरीबन 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि इसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नशेबी इलाकों के रिहायशी अपने माल मवेशियों के साथ तेजी से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि शदीद सैलाब के बाइस बहुत से इलाकों की राब्ता सड़कें भी इससे महफूज नहीं रहीं और कई मकामात पर जिम्मेदारा बंद टूट गए हैं, जिससे हजारों एकड़ पर खड़ी कपास और दीगर फसलें तबाह हो गई हैं। बहावलपुर की जिला इंतजामिया ने लोगों को खबरदार किया है कि वो जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। सैलाब से महफूज रहने के लिए जिला भर में 23 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इन कैंप्स में मेडिकल की सहूलत भी दस्तयाब है, जबकि अद्वियात वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इन फ्लड रिलीफ कैंप्स में लाइफ स्टॉक कैंप्स फाल हैं, जहां जानवरों के इलाज के लिए अद्वियात और चारा भी मौजूद है। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि कारोबार और सन्नत और हरफत की तरक्की से मईशत का पहिया चलता है। ताजिर बरादरी न सिर्फ टैक्स देकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है, बल्कि कई घरानों को रोजगार देने का भी जरिया है। लाहौर में अंजुमन ताजरान के सदर मुजाहिद मकसूद बट की क़यादत में वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि कारोबारी बरादरी समेत सबको मिलकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ताजिर बरादरी ने मार्केटों और कारोबार के हवाले से दरपेश मसाइल से गवर्नर को आगाह भी किया, जिसके हल के लिए गवर्नर ने ताजिर बरादरी को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्कूलों में तदरीसी और इंतजामी उमूर में बेहतरी लाने से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मयारी तालीम के लिए बेहतरी के लिए स्कूलों की अपग्रेड करने का उसूली फैसला किया गया है। अपग्रेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। निगरां वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हर डिवीजन में लड़कों और लड़कियों के एक, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब में 216 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल स्कूल के सातिज़ा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए लम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा, ताकि सरकारी स्कूलों का तदरीसी और इंतजामी मयार बेहतरीन निजी स्कूलों के बराबर लाया जा सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया और तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसका 80% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला ने मंसूबे को अगले माह तक मुकम्मल करने का हदफ दिया, जिस पर कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त और मयारी काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसी रफ्तार पर जारी रखने और अराजी मालिकान को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा अदा करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि शाहदरा चौक फ्लाई ओवर मंसूबे की तकमील से यौमिया 3 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी और शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते से ट्रैफिक का मसला हल होगा।
निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डुमकी की सदारत में मादनी वसाइल का जायजा इजलास कोयटा में हुआ। निगरां वज़ीर आला ने कहा कि रकीडिक मुआहदे के बाद सरमायाकार अब बलोचिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। मादनी वसाइल के मुआहदों के वफायद मुकामी आबादी तक ना पहुँचने के तासुर को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि मादनियात के मुआहदों में सिर्फ रॉयल्टी नहीं बल्कि रैकुडिक की तर्ज पर शराकतदारी की तरफ जाना है। मादनी ज़खायर की तलाश और कन्फर्म डेटा हासिल करने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं। महकमा मादनियात में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाजमी हैं। अली मर्दान डुमकी ने कहा कि साजगार माहौल से ही सरमायाकार का एतमाद पुख्ता होगा। बलूचिस्तान की कीमती मादनी वसाइल मुल्क और सूबे के माशी मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल ने इजलास को डिपार्टमेंट के मामलात पर ब्रीफ किया। निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बैनुल अक़वामी तज़वीराती माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों के किरदार को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने पाक फ़िज़ाइया के मंसूबों पर जामे ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान में आसमान मंजा के इलाके शेरवंगई का दौरा किया, जहां उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाके में मामूर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए उनके अज़्म को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं और वतन अजीज़ में मुकम्मल अमन ज़रूरी है। बेल का फैसला भी हाई कोर्ट ने करना है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो फैसला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है वो सज़ा जो है वो गलत है। ये आज की अखबार न्यूज़ की हेडलाइन है कि जो सज़ा डिस्ट्रिक्ट जज ने सेशन जज ने दी है जो है वो पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये एक प्रोसीजर है, जब लोअर कोर्ट किसी को सज़ा देती है या बरी करती है तो उसका राइट है गरीब पर्सन का कि वो हाई कोर्ट में जाए या प्रोसीजर के मुताबिक जिस कोर्ट में अपील या बेल होनी है वहाँ पे जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के खिलाफ हम पहले भी एतराज़ कर चुके हैं कि ये जो बेंचेस हैं ये एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और शुरू दिन से आज तक आ रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी ड्यूरिंग रिमांड, जो कि प्रोसीजर ही नहीं है, प्रोसीजर की जो वायलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई कि जाके उसे रिमांड के दौरान VVIP ट्रीटमेंट दी गई, उसका रिमांड ख़त्म कर दिया गया और उसे सदर पाकिस्तान जाके खाना भी दे रहे हैं। तो ये आम लोगों के पास भी होना चाहिए। जिस तरह कल एक और ऑब्जर्वेशन आई कि उस मुल्ज़म को कोर्ट में होना चाहिए। अगर मुल्ज़म किसी मैटर में जो सज़ाशुदा है अगर उसमें उसे कोर्ट में होना चाहिए तो बाकी लोगों को भी जो आम ऑफेंसेस में 10-10, 20-20 साल सज़ा काट रहे हैं उनका भी राइट है कि वो ऑफेंसेस में 10-10, 20-20 साल सज़ा काट रहे हैं उनका भी राइट है कि वो अपील में आएँ और अपनी ग्रीवेंस शो करें। तो इस तरह मेरे ख्याल में किसी को डायरेक्टली फेवर करना ये मनसब के ख़िलाफ़ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए और ये पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक और सच पर फैसले कर रही है और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन न दें और गैर मुतलका कोई ऐसा हुक्म न करें जिसको जनरली और लीगल फ्रेटर्निटी में महसूस किया जाए और ये डायरेक्टली महसूस किया जाए कि ये अगेंस्ट द लॉ है और अगेंस्ट द एथिक्स। थैंक यू जी। कल हियरिंग हुई है, वो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एस्कोट नोटिस के तहत या किसी और जुरिसडिक्शन में ये जाके हियरिंग नहीं की। एक दरख्वास्त आई, अदालत का काम है दरख्वास्त को सुनना और अदालत ने दरख्वास्त सुनी, सुकम की बातें हुई हियरिंग में। हम नाज़रीन, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों की मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने कहा कि कोर्ट की इज्जत और तकरीम होनी चाहिए। नहीं चाहते कि अदालतों को खुसूसी नाम से पुकारा जाए। मातहत अदलिया के फैसलों के खिलाफ अपीलों का मुकम्मल तरीक़ाकार है। किसी को बराह रास्त फ़ायदा देना मनसब के खिलाफ है। अदलिया मोहतरम है, अदलिया के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। दो बातें हैं, फैसले होने के फ़ौरन बाद हमने जो अपना रद्द अमल शो किया वो ये था कि जज साहब ने इंतहाई उजलत में ये डिसाइड किया कि जुरिसडिक्शन है या नहीं है। नंबर 2, डिफेंस का हक है मुल्ज़म का, वो जो भी है
جب آپ نے 342 کی سٹیٹمنٹ میں اسپیسیفک کوشچن پٹ کیا کہ کیا آپ اپنا ڈیفنس پیش کرنا چاہتے ہو اور ان کا جواب آ گیا کہ یس میں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ٹرائل کورٹ کو وہ ریکارڈ کرنا چاہیے تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا بینیفٹ اپیل میں ملے گا ان کو۔ یہ دوسری بات جو ابھی کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میٹرز تھے یہ فائنل ججمنٹ آنے سے پہلے درمیانی آرڈرز کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں یہ تو انفیکچوس ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود اگر آپ نے لکھنے ہیں تو صرف ایک لائن کا آرڈر ہونا چاہیے کہ چونکہ میٹر نیچے پینڈنگ ہے اس کو ہم ایڈجن کرتے ہیں، آپ کل کے لیے آ جائیں یا پرسوں کے لیے آ جائیں۔ لیکن جب آپ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ یہ کیس ہے ہی کوئی نہیں، ڈیفینس لیا ہی نہیں گیا، کس طرح سزا ہوئی ہے اور اس طرح کے ریمارک، تو یہ وہ ہوگا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو بی انٹرفیئرنس ان سموتھ فنکشننگ آف ہائی کورٹ ایپلیٹ کورٹ۔ تو اب ایپلیٹ کورٹ کے پاس سارے اختیارات قانون کے مطابق موجود ہیں اور وہ اس کو بری بھی کر سکتے ہیں، وہ ریورس بھی ریمانڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے ایرر جو کیوریبل ہیں سیکشن 537 CRPC کلیئر ہے اس کے تحت وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ صرف بیل تھی، بیل پہ فیصلے پہ آلموسٹ جو آبزرویشن تھیں وہ یہ تھی کہ بری کر دیا گیا۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، ایک سابق چیف جسٹس صاحب تھے، انہیں ایک وزیر اعظم کو سزا دینے میں بڑی جلدی تھی، اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں ایک وزیر اعظم کو بچانے میں بڑی جلدی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا مذاق ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ کا کوشچن، آپ کو اس کوشچن کا جواب سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، ہم تو اس لیے نہیں جو بات میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم آج کیوں آئے ہیں، آپ کو تکلیف کیوں دی ہے؟ صرف ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اس ادارے کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ ادارہ ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ادارہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اس ادارے کی تکریم ہمارا فرض ہے، بینگ ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی آف دی لائرز۔ اس وقت پاکستان بار کونسل تمام پاکستان کے لائرز کی ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی تکریم اور عزت سلامت رہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم کہ ہم اس میں فریق نہیں تھے، لیکن ہیئرنگ کے دوران ہم نے جا کے پورے بینچ کو استدعا کی تھی ہاتھ باندھ کے کہ فل کورٹ بنائیں یا فل کورٹ کی میٹنگ کر لیں۔ ہمارا کیا مقصد تھا؟ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے، ہم کسی کے وکیل نہیں تھے، لیکن ہم چونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر آلسو کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملات کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں اور عدالتیں بھی جو ہے وہ۔ اب میرا آپ سے سوال بحیثیت پاکستان بار کونسل کے عہدیدار کے لیے، ایک سینئر وکیل، آپ لوگ بڑے سینئر وکیل جانتے ہیں، آج جو ہائی کورٹ میں اپیل لگی ہے، آپ کی نظر میں اس اپیل کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اپیل نہیں لگی ہوئی، میں آپ کو پھر کلیئر کرتا چلوں، یہی تو افسوس ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا۔ اپیل فائل ہو چکی ہے، وہ ایڈمٹ فار ریگولر ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اپیل کے اندر ایک اپلیکیشن ہے جس کو انڈر سیکشن 426 CRPC ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فار سسپینشن آف سینٹینس۔ آج صرف اس پہ، یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آج ان کی ضمانت کی درخواست ہے جس پہ فیصلہ ہونا ہے، اور ضمانت تب بھی ہوتی ہے اگر سزا سسپینڈ ہو جائے۔ ہمیں اس سے کوئی نہیں غرض، اگر بنتی ہے شارٹ سینٹینس ہے، 3 سال سزا ہے، اس میں نارمل کیسز میں سزا معطل ہو جاتی ہے اور ملزم باہر آ جاتا ہے۔ اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی انالوجی کو لیا جائے تو شارٹ سینٹینس کی بنا پہ جناب عمران خان چیئرمین PTI کی ضمانت بنتی یا ہونی چاہیے۔ ناظرین، پاکستان بار کونسل کے نمائندوں کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے، کورٹ کی عزت و تکریم ہونی چاہیے، ماضی میں بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، سپریم کورٹ کے پاس کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے، اپیلوں کا ایک مکمل باضابطہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ناظرین، اب خبریں شامل کریں گے موسم کے حوالے سے۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خطۂ پوٹھوہار، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں
तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की तवक्को है। इस दौरान खित्ते पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे बन्नू की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चिल्लास और बक्कर में 42, नवाबशाह 41, जबकि नोकुंडी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।